मेरा देवर बिल्कुल अपने भाई के हमशक्ल था। शादी हुई अक्सर पता नहीं चलता कि पति कौन सा है और कौन सा देवर है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती। लेकिन एक रात पति के पास लेटा था, दिल धक धक करने लगा। आंखें मलती मलती पति की जगह देवर मेरा शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा, मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी, जरा सी भी फर्क ना थी। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथ बनावटी एक जैसे थे। तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं। मैं भी अभी इन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ, तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या, यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा सी भी कोई फर्क ना थी। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं करण हूँ और यह अर्जुन है, मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वह दोनों जुड़वा है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि करण का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाजा था कि यह तो भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि जुड़वा है। क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि इसका एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर ही सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो आदमी करण बनकर मेरा हाथ थामे है, कहीं वह मेरा देवर ही ना हो और मजाक में यह सब कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी जब अर्जुन बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं। भाभी, मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस जर्मनी चला जाऊँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज़ा देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वह मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े लजीज नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं करण के साथ कुर्सी पर बैठी थी। अर्जुन मेरे सामने कहने लगा, यह आमलेट है, भाभी इसे खाकर देखें कि कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि करण को एक कप चाय भी बनाना नहीं आता है, लेकिन मेरी बीबी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वो खास बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा, उसकी जुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। बहुत जल्द ही मुझे दोस्त मिल गई थी। शादी के बाद करण मुझे चंद दिनों के लिए घूमने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। करण के साथ गुजरा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को करण के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी
क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने करण खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ। आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार किया है? इसके बाद वह कहने लगे, चलो अभी चलो मेरे साथ, या ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन करण को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले आए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ अर्जुन बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद करण का जोर हंसना, और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। करण ने जोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बीबी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो मैं हैरत से समुद्र में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह करण नहीं बल्कि मेरा देवर अर्जुन था। लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वह करण नहीं है। मैं घूर घूर कर करण की तरफ देखा और फिर वह हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है तुमने करण। मजाल है कि उसे शक हुआ हो कि मैं उसका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। यह सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। करण मुझे जब भी कहते थे कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फट से इनकार कर देती। समझ नहीं आता कि रात को जो आएंगे वह करण होंगे या अर्जुन। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं उम्मीद से थी, और यह खबर जब करण को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब मुझे करण लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। सेब भी बड़ी हुई थी, काफ़ी गमगीन लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हुलिया बना लिया है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था। देखा, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हुए हैं, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, करण, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, करण मुझसे नाराज़ हैं
कि मैं मायके में इतने दिन क्यों रहकर आई हूँ, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। मेरी आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है, मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। करण की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही करण ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही अर्जुन घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दे दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे जर्मनी ही वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें जर्मनी नहीं भेजूंगी। वह कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। अर्जुन उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? यह कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम दो ही तो हो मेरे बेटे, और कोई औलाद तो नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ। तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3 या 4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। अर्जुन को चाहिए ताकि वह भी यहीं पर सेटल हो जाता। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी, आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हो। जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी, बजाय आप माँ को समझाएं, आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दे भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं करण से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में जर्मनी जाना है। अर्जुन यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुंह देख कर जाना है। यह सुना था कि अर्जुन ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था। वह अब भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वह वापस आए और हाथ में फाइल पड़ी थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, यह किस चीज़ की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो, तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। मेरी सास ने तेज गुस्से में आकर पूछने लगी, नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ था। रात को करण ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, यहाँ पर बैठे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर मैंने करण के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वह मुझसे पीछे हटे थे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं,
फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी, मैंने देखा कि करण ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, करण मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम अर्जुन घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। अर्जुन के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी भी शादी कर दूंगी। यह सुना था कि अर्जुन तो गुस्से में आ गया और कहने लगा मुझे कोई शादी नहीं करनी। समझी आप, अगर आपने ऐसी कोई बात भी की या कोशिश भी की तो मैं वापस जर्मनी चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होते रहो तो हो जाए। मुझे लगा शायद जर्मनी में किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से से यह बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह बैठकर खाने लगा। भाभी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें कि मेरे लिए चाय ला रही हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, यह कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा क्या बात है। मैंने कहा एक बात पूछूं, सच बताओगे। मैंने कहा क्या जर्मनी में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते। मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मुझे देखा, फिर कहने लगा हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। कहने लगा वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दें। यह सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी ना होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन करण बहुत खामोश था। बार बार बच्चों को देखता और फिर नजरें हटा लेता। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने यह बात नोट की कि अब भी करण सोफे पर ही सोते थे। कहते थे मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने करण से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे ही दूर रहते हैं। उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया था तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहने लगे कि मैं करण नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक यह सब कैसे मेरे साथ कर सकता था, और रात के इस वक्त करण ने उसे इजाज़त कैसे दी थी कि वह मेरे कमरे में आए। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। कहाँ है करण, अब मैं उससे बात तक नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे दी। यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा
भाभी पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और करण एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी उधड़ चुकी थी। फिर वह टूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि करण उस वक्त मर चुका था। यह सुना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सज़ा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो रोजाना, यह कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने इस 9 महीने के वक्त में करण और अर्जुन को इकट्ठे एक साथ नहीं देखा था। करण के ऑफिस जाते ही पीछे से अर्जुन आ जाता। रात को करण आते तो यह कहते, अर्जुन अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीने से अर्जुन और करण बनकर आप लोगों को दिख रहा था, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरी भाई की निशानी भी खत्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उनसे कहना कि वह मुझे जर्मनी जाने दे। मैं अर्जुन बनकर वापस जर्मनी चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। फिर यहाँ रहूंगा करण बनकर हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही करण हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। फिर मंदिर ले जाकर शादी करके ले आए और अर्जुन बनकर हमेशा के लिए जर्मनी चले गए। 10 साल बीत गए इस बात को, और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि करण ही मेरे पास रहते हैं और अर्जुन ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद यह राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।